Hello friends, welcome back to our channel NeetNet. Hope you guys are fine. Today we are going to discuss some important and small topics. We are going to start from how DNA polymerases distinguish ribonucleotides from deoxyribonucleotides. कि जो हमारे पास DNA polymerase है वो ribonucleotides that is NTPs और deoxyribonucleotides that is the DNTPs इनके बीच में वो कैसे डिस्टिंग्विशन करता है। तो अगर हम देखें तो DNTP की और एनटीपी की और डीएनटीपी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एनटीपी की अगर हम देखें तो उसके अंदर 2' और 3' कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, ये शुगर रिंग है, यहाँ पे कोई भी बेस अटैच होगा, यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है और 2' और 3' जो है यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कार्बन के ऊपर क्या है हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम डीएनटीपी की बात करें तो डीएनटीपी में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जो हमारे पास 2' कार्बन है इसके ऊपर हमारे पास OH के बजाय H प्रेजेंट होता है। जो OH है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी जगह यहाँ पे सिर्फ सिंगल H प्रेजेंट होता है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक कैटालिटिक पॉकेट होती है और उस कैटालिटिक पॉकेट के अंदर डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डीएनटीपी जो है उसी को ही बाइंड होने देते हैं, वो एनटीपीज को बाइंड नहीं होने देते कि वहाँ पे जो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड है एनटीपीज वो वहाँ पे अलाउ नहीं होते कि वो वहाँ के बाइंड हो। तो हमारे पास जो डीएनटीपीज है उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज की जो एफिनिटी होती है वो एक्स्ट्रा होती है, अराउंड वो 1000 फोल्ड ज़्यादा होती है और जो हमारे पास एनटीपीज है उसकी जो एफिनिटी होती है डीएनए पॉलीमरेज के लिए वो 1000 फोल्ड कम होती है। तो 1000 फोल्ड लोअर एफिनिटी होती है एनटीपीज की देन द डीएनटीपीज। अब हम देखते हैं फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स कि प्रोकैरियोट्स जो है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके हम फिडेलिटी के बारे में देखते हैं कि मतलब ये प्रोसेस कितनी एक्यूरेट होती है, कितनी फिडेलिटी के साथ मतलब कितनी एक्यूरेशन के साथ जो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो करी जाती है। तो हम देखते हैं तो 1 × 10⁻10 मतलब 10⁻10 जो है इतने जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अटैच हो जाते हैं उसके अंदर हमें एक मिस्टेक देखने को मिलती है, एक एरर देखने को मिलता है जो कि बहुत कम मिस्टेक है। मतलब वहाँ पे प्रोकैरियोट्स जो है उसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होते हैं और यहाँ पे करेक्ट बेस पेयर जो है उसी को ही अटैच किया जाता है। मतलब न्यूली स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होता है उसके अंदर सिर्फ करेक्ट बेस पेयर जो है वो ही आके वहाँ पे ऐड होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम इकोलाई के अंदर बात करते हैं, इकोलाई का जो जीनोम है उसका साइज 4 × 10⁻6 बेस पेयर होता है। तो अगर हम फिडेलिटी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बेस सिलेक्शन। बेस सिलेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास ए है दैट इज द एडेनिन और टी दैट इज द थायमिन। तो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, इन दोनों में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब इनके अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें तो बेस सिलेक्शन के अंदर 1 × 10⁻5 मतलब 10⁻5 जो बेस पेयर अटैच होते हैं उसके अंदर हमें एक मिस्टेक देखने को मिलती है। तो 1 × 10⁻5 जो है ये इतनी हमें मिस्टेक देखने को मिलती है। ये सिर्फ बॉन्डिंग की वजह से होती है क्योंकि एडेनिन कभी भी साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि साइटोसिन तो 3 बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ये थायमिन था, थायमिन के साइड में मान लीजिए यहाँ पे ग्वानिन आ गया। तो ग्वानिन जो है वो तो थायमिन के साथ बेस पेयरिंग नहीं कर सकता। तो क्या होगा, हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास एक तो पॉलीमराइजेशन साइट प्रेजेंट होती है, एक उसके पास एडिटिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की वजह से मान लीजिए यहाँ पे ग्वानिन जोड़ दिया गया, लेकिन फिर आगे जाके एडिटिंग होती है। एडिटिंग जब होगी तो देखा जाएगा कि यहाँ पे ये तो गलत बेस पेयर जो है वो अटैच हो गया, तो यहाँ पे इसको हटा दिया जाता है। यहाँ पे ये जो एडिटिंग वाली सब यूनिट होती है यहाँ पे इसकी एडिटिंग कर दी जाती है और करेक्ट बेस पेयर जो है उसको जोड़ा जाता है। तो पहला तो यही है कि बेस सिलेक्शन जो है उसी के अंदर ही मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो करेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बेस पेयर जो है वो ही आगे यहाँ पे अटैच होगा। दूसरा, अगर किसी बाई चांस गलती हो भी जाती है तो यहाँ पे एडिटिंग सब यूनिट प्रेजेंट होती है, एडिटिंग के अंदर
यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी या फिर मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो काम करेगा और जो मिस्टेक हुई है उसको ठीक कर दिया जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए इनकरेक्ट बेस पेयर जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके अटैच हो गया था, ग्वानिन थायमिन के साथ ग्वानिन आके अटैच हो गया था, पॉलीमरेज ने ये ऐड कर दिया था, तो इनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी काम करेगी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हमने देखा था कि जितने भी बेस पेयर है उनके अंदर, सबके अंदर 3' to 5' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 थे वो एरर प्रोन थे, उनके पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे तो हम डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेनली हम डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसकी बात करते हैं। वो ही एक प्रोसेसिव एंजाइम है और ज़्यादातर सब जगह पे वो ही यूज़ किया जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 की अगर हम बात करें तो उसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास ग्वानिन जो था इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और रिमूव करने के बाद जो करेक्ट बेस पेयर जो है वो आगे यहाँ पे ऐड करा जाएगा और ऐड करके कंटिन्यू जो है उसकी सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में की जाएगी। तो सबसे पहले तो हो गया हमारे पास बेस सिलेक्शन का, जिसमें 1 in 10⁵ मतलब 10⁵ जो है उसके अंदर एक मिस्टेक जो है हमें वो देखने को मिलती है। अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो फिर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, 10⁻², मतलब यहाँ पे 100 जो है उसके अंदर एक मिस्टेक देखने को मिलती है। और अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है अगर बाई चांस इससे भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास मिसमैच रिपेयर मशीनरी। मिसमैच रिपेयर मशीनरी जो है इसकी फिडिलिटी होती है कि 1000 जो है उसके अंदर एक मिस्टेक करती है ये। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दे कि बेस सिलेक्शन जो है उसके अंदर 10⁵ जो है वो हमें एरर रेट देखने को मिलता है। ये कैसे होता है, हमारे पास 5' to 3' पोलिमराइजेशन एक्टिविटी होती है इसके पास, ये बेस सिलेक्शन की एक्टिविटी हो गया है। और 3' to 5' जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, तो पोलिमराइजेशन में बेस सिलेक्शन की 1 in 10⁵ हो गया। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दैट इज द 1 in 10⁻² हो गया, मतलब 100 में एक देखने को मिली तो 10⁻² के अंदर एक। फिर आती है हमारे पास मिसमैच की, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म जो है इसके अंदर हमें 1000 में एक देखने को मिलती है, तो 10⁻³ जो है उसके अंदर एक मिस्टेक देखने को मिलती है। हम सबको ऐड कर देते हैं तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो 10⁻10 जो है उसके अंदर हमें एक मिस्टेक देखने को मिलती है। अगर सबको कंबाइन करें तो 10⁻10 क्या होता है, दैट इज द 10 बिलियन। तो 10 बिलियन बेस पेयर जो अटैच हो जाते हैं उसके अंदर हमें सिर्फ एक मिस्टेक देखने को मिलती है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी भी जा सकते हैं फिडेलिटी के लिए। हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर 10⁻10 जो है उसके अंदर एक मिस्टेक देखने को मिलती है। बेस सिलेक्शन की अगर हम बात करें, बेस सिलेक्शन दैट इज द 5' to 3' पोलिमराइजेशन एक्टिविटी होगी। बेस जो है वो अटैच होंगे, एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इनके बीच में 10⁻5 जो है उसमें एक मिस्टेक देखने को मिलती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो उसके बाद प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से उसको सही किया जाता है। वो हमारे पास 100 के अंदर एक, मतलब 10⁻² के अंदर एक मिस्टेक, एक एरर देखने को मिलता है। और मिसमैच की अगर हम बात करें तो 10⁻³ जो है उसके अंदर एक एरर देखने को मिलता है। तो सबको अगर हम मिला दे तो सबसे पहले पोलिमराइजेशन होगा, फिर प्रूफ रीडिंग होगी और फिर साथ साथ मिसमैच जो है मशीनरी वो काम करेगी। तो 10 बिलियन के अंदर हमें एक मिस्टेक जो है, एक एरर जो है वो देखने को मिलता है। ये था हमारे पास प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, व्हाई नो डीएनए पॉलीमरेज हैज इवोल्व्ड विच कैन इनिशिएट द रेप्लिकेशन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है उसका यूज कर रहे थे कि वो जो है वो प्राइमेज की तरह भी काम कर रहा था वो, और वो जो है वो पॉलीमरेज की तरह भी काम कर रहा था। जब वो प्राइमेज की तरह काम करता था तो उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती थी और वो अराउंड 10 to 20 बेस पेयर जो है वो आरएनए की सिंथेसिस करता था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कि कोई भी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अभी तक इवोल्व नहीं हुआ है कि वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर सके। मतलब अभी तक कोई भी हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज नहीं है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर सके। सारे के सारे जितने भी है अभी वो क्या करते हैं, वो एक बार प्रोसेस जब शुरू हो जाती है तो वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं लेकिन कभी भी इनिशिएट नहीं करते। उसके लिए हमें प्राइमेज की जरूरत पड़ती है। प्राइमेज क्या करता है, ये यहाँ पे कुछ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है
5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और फिर 3 प्राइम एंड जो है उसको यूज़ किया जाता है और कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड जो है उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों है कि पहले जो न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्राइमेज ऐड करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्राइमेज जो है वो तो आरएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा, जो बाद में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से क्या कर दिए जाएंगे, ठीक कर दिए जाएंगे। अगर कुछ भी मिसमैच इनके अंदर होता है तो इनको हटा के प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से ये ठीक कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो तो डीएनए को ही ऐड करेगा, और स्टार्टिंग के अंदर जब वो ऐड करना शुरू करता है तो कभी भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ गलत अगर अटैच हुआ है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग होती है, तो क्या करेगा, इधर से यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जो है वो हटने शुरू होंगे। जब न्यूक्लियोटाइड हटने शुरू होते हैं तो पीछे कुछ डीएनए की भी जरूरत पड़ती है ना, तभी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे मतलब बाइंड रह के अटैच होके रह पाएगा। लेकिन जब यहाँ पे स्टार्टिंग के जब कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो यहाँ पे कोई हमारे पास न्यूक्लियोटाइड अटैच ही नहीं रहते, कुछ डीएनए ही नहीं रहता, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए कोई भी डीएनए पॉलीमरेज आज तक हमें देखने को नहीं मिला है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर सके। इसलिए प्राइमेज जो है उसका यूज़ किया जाता है। प्राइमेज क्या करता है, ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो यही है कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ फर्स्ट फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स प्रूफ रीडिंग इज नॉट पॉसिबल एज देयर इज नो डीएनए टू बैक ट्रैक, मतलब वापसी के लिए कोई भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। इन एब्सेंस ऑफ प्रूफ रीडिंग अगर प्रूफ रीडिंग यहाँ पे एब्सेंट हो तो बेस सिलेक्शन की प्रोसेस तो होगी, तो 10⁻5 जो है वो हमारे पास बेस सिलेक्शन की प्रोसेस तो होगी। लेकिन जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या थी, वो 10⁻2 के अंदर एक एरर की, मतलब यहाँ पे चांस ऑफ एरर जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 100 टाइम्स एरर को कम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एब्सेंट है तो एरर जो है वो 100 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम प्राइमेज का यूज़ करते हैं। प्राइमेज क्या करता है, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, ये कुछ आरएनए को प्राइमर की तरह ऐड कर देता है। अगर इसके अंदर कुछ एरर देखने को भी मिलता है अगर आरएनए में, तो बाद में वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की वजह से डीएनए से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हाउ प्राइमेज इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस, कि जो प्राइमेज जो है वो डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट कैसे करते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं। तो अगर हम बात करें, हमने देखा था यूकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो प्राइमेज की तरह काम कर लेता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसके अंदर डीएनए जी जो है वो प्राइमेज की तरह काम करता है। आप ये जो है ये डीएनए जी हो गया, हमारे पास डीएनए ए इनिशिएटर प्रोटीन था, डीएनए बी, डीएनए सी, इनके बारे में याद रखिएगा आप। और ये डीएनए जी जो है ये क्या करता है, ये प्राइमेज की तरह काम करता है। प्राइमेज क्या है, यहाँ पे ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब क्या करता है, ये आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए के ऊपर डिपेंड है, डीएनए को ये टेम्पलेट की तरह यूज कर रहा है और आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है, तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए जी। ये क्या करता है, ये एक शॉर्ट आरएनए का प्राइमर जो है उसकी सिंथेसाइज कर देता है। हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये ओपन होगा, ओपन होके यहाँ पे क्या होगा, डीएनए जी क्या करता है, शॉर्ट आरएनए के स्ट्रैंड जो है उसको ये सिंथेसाइज करता है सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट के ऊपर। इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, लेकिन कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्राइमेज के पास प्रेजेंट नहीं होती, उसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। इनिशिएशन में क्या होगा, यहाँ पे आरएनए डीएनए हाइब्रिड जो है वो हमें देखने को मिलेगा, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके साइड में छोटा सा आरएनए जो है प्राइमेज आरएनए की सिंथेसिस करता है, तो यहाँ पे आरएनए डीएनए हाइब्रिड देखने को मिलेगा और ये एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो प्राइमेज की तरह काम करता है, वो 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स जो है आरएनए के सिंथेसाइज कर देता है। उसके बाद हमारे पास जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के आरएनए है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, वो आ जाते हैं और वो अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। प्राइमेज जो है ये एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये हमने देख लिया कि डीएनए को एज अ टेम्पलेट ये यूज करता है और आरएनए की सिंथेसिस करता है, तो इसलिए ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रेजेंट है, या हमारे पास क्या है, ये प्राइमेज है। प्राइमेज क्या करता है, अपकमिंग जो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उनको क्या करेगा, यहाँ पे अटैच करेगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, क्योंकि आरएनए जो है उनके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज किया जाता है और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज करा जाता है। तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है उनको अटैच किया जाएगा। ये इधर 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस जो है वो करी जाएगी। इसका जो 3 प्राइम एंड जो है इसको यहाँ पे इलोंगेट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइमर, ये डीएनए टेम्पलेट था,
इधर ये हमारे पास प्राइमेज आया, प्राइमेज ने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना शुरू किया। ये आरएनए का 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस कर देगा। तो इधर आरएनए है, इधर डीएनए, ये हमारे पास डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो है इसकी सिंथेसिस हो जाती है। तो आरएनए सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होती है, यहाँ पे सॉरी प्राइमेज जो है ये आरएनए की सिंथेसिस कैसे करेगा, हमारे पास जो ये प्राइमर बनेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में कि प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो हमने देखा था बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो प्रोसेसिव होता है और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा जो है, एप्सिलॉन जो लीडिंग स्ट्रैंड के लिए और डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए, ये प्रोसेसिव होते हैं। ये प्रोसेसिव क्यों होते हैं हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पे क्लैंप जो है वो आके ऐड होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो बीटा क्लैंप का यूज करा जाता है और यूकैरियोट जो है उसके अंदर पीसीएनए रिंग जो है उसका यूज करा जाता है, जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है उसको ये प्रोसेसिव बनाती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है उसको ये सिंथेसाइज कर देते हैं विदाउट डिसोशिएटेड फ्रॉम द टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट से गिरे बिना ही ये लंबे डीएनए स्ट्रैंड जो है उसकी सिंथेसिस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर आके बाइंड हुआ, ये इधर क्या हो गया हमारे पास, ये क्लैंप जो है हमारे पास ये आके अटैच होगी। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें बीटा क्लैंप यूज करा जाएगा, यूकैरियोट्स की बात करें तो पीसीएनए रिंग जो है उसका यूज करा जाता है। अब ये क्लैंप तो है, ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ आके अटैच हो जाएगी, इसको प्रोसेसिव बना देगी, लेकिन क्लैंप जो है उसको भी लोड करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। तो क्लैंप लोड करने के लिए हमें क्लैंप लोडर की जरूरत होती है, जो बीटा क्लैंप या फिर पीसीएनए रिंग जो है उसको ये टेम्पलेट के ऊपर लोड करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास बीटा क्लैंप है या पीसीएनए रिंग है वो डीएनए पॉलीमरेज को प्रोसेसिव कैसे बनाती है। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास ये टेम्पलेट डीएनए प्रेजेंट है, इधर ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है और ये स्लाइडिंग क्लैंप जो है ये आके अटैच हो जाएगा। प्रोकैरियोट में बीटा क्लैंप का यूज करा जाता है, यूकैरियोट के अंदर पीसीएनए रिंग दैट इज द प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, इसका ये पीसीएनए रिंग जो है इसकी फुल फॉर्म है, पीसीएनए रिंग का हम यहाँ पे यूज करते हैं। और बीटा क्लैंप या फिर पीसीएनए रिंग जैसे ही टेम्पलेट के ऊपर आके लोड होती है, सबसे पहले क्लैंप लोडर पीसीएनए रिंग या फिर बीटा क्लैंप जो उसको लोड करता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको लोड किया जाता है। तो अगर हम क्लैंप लोडर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम कर रहा है। इसी की ही गामा डेल्टा और डेल्टा डैश सब यूनिट जो है प्रोकैरियोट के अंदर वो क्लैंप लोडर की तरह काम करती है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर आरएफसी दैट इज द रेप्लिकेशन फैक्टर सी, जो आरएफसी है रेप्लिकेशन फैक्टर सी, वो क्या करता है, वो यूकैरियोट्स के अंदर क्लैंप लोडर की तरह काम करता है और इसकी रेप्लिकेशन फैक्टर सी की 1 to 5 सब यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो रेप्लिकेशन फैक्टर सी 1 to 5 जो है ये क्या करता है, ये यूकैरियोट्स के अंदर क्लैंप लोडर की तरह काम करता है। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास न्यूली स्टैंड ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज है, इधर ये सिंथेसिस होगी इसकी। यहाँ पे क्लैंप स्लाइडिंग क्लैंप जो हमारे पास क्लैंप लोडर क्या करेगा, स्लाइडिंग क्लैंप हमारे पास बीटा क्लैंप हो गया या फिर पीसीएनए रिंग, उसको ये यहाँ पे लोड कर देगा। और जो क्लैंप लोडिंग जो होती है वो एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे एटीपी जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास क्या है, ये बीटा क्लैंप प्रेजेंट है, क्लैंप लोडर प्रेजेंट है, ये हमारे पास ये क्लैंप लोडर है, ये यहाँ पे अभी क्लोज है। लेकिन जैसे ही एटीपी आएगा, ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एटीपी जैसे यहाँ पे अटैच होगा ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बीटा क्लैंप हो गया या फिर पीसीएनए रिंग जो है वो भी यहाँ पे आके अटैच होगी। अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वहाँ पे इसको लोड कर देगा। लोड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है वो भी वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो आफ्टर लोडिंग क्लैंप ऑन द टेम्पलेट द एटीपी ऑफ द क्लैंप लोडर इज कन्वर्टेड टू एडीपी, मतलब जो क्लैंप लोडर जो है उसकी जो एटीपी है वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, पीसीएनए रिंग जो है वो तो वहाँ पे लोड हो जाएगी और जो क्लैंप लोडर जो था वो वहाँ से टेम्पलेट से हट जाएगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको टेम्पलेट पे लोड किया जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम था उसके अंदर 3 तो कोर एंजाइम प्रेजेंट थे और एक हमारे पास क्लैंप लोडर प्रेजेंट था। तो टोटल हमारे पास 4 एंजाइम थे। 4 में क्या था हमारे पास, 3 जो थे वो तो कोर एंजाइम प्रेजेंट थे और एक कॉपी जो थे हमारे पास वो क्लैंप लोडर की प्रेजेंट थी। तो पहले आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एक स्लाइडिंग क्लैंप प्रेजेंट है। ये स्लाइडिंग क्लैंप के ऊपर क्या है, ये क्लैंप लोडर प्रेजेंट है। क्लैंप लोडर के अंदर ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये ओपन होगा, ओपन होके स्लाइडिंग क्लैंप से बाइंड होगा, और जब इसकी एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तब ये क्या करेगा, इसको लोड कर देगा इधर। ये हमारे पास जो क्लैंप लोडर जो है, इसके ऊपर ये फ्लेक्सिबल रिंग प्रेजेंट है। ये फ्लेक्सिबल लिंकर्स है, ये क्या करते हैं, इनको हम टाउ प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल लिंकर है, इनको हम टाउ प्रोटीन बोलते हैं, और ये आगे जाके ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, इनसे जाके ये अटैच होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारे पास क्लैंप लोडर है। क्लैंप लोडर क्या करता है, ये हमारे पास पीसीएनए रिंग हो गया या फिर बीटा क्लैंप जो है, उसको क्या करता है, स्लाइडिंग क्लैंप को ये लोड करता है। इसके पास हम फ्लेक्सिबल लिंकर्स टाउ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जाके डीएनए पॉलीमरेज जो है, उससे जाके ये अटैच होते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज की 3 सब कोर्स एंजाइम होते हैं, 1, 2 एंड 3, ये इसके कोर एंजाइम प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब टाउ प्रोटीन जो है, ये जो हमारे पास ये टाउ प्रोटीन है, जिसको हम फ्लेक्सिबल लिंकर बोल रहे हैं, ये क्या करता है, ये लिंक करता है डीएनए पॉलीमरेज को विद क्लैंप लोडर। तो ये हमारे पास ये डीएनए पॉलीमरेज था, ये क्लैंप लोडर था। तो टाउ प्रोटीन क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज को क्लैंप लोडर के साथ अटैच कर रहा है। और टाउ प्रोटीन क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल लिंकर है। डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है, वो वर्क करता है कोऑपरेटिवली टुगेदर ऑन द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। जो डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या करता है, ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जो है, उस पर ये कोऑपरेटिव मैनर के अंदर काम करता है। ये अभी हम आगे भी देखेंगे। और जो टाउ सब यूनिट जो है, ये क्या करता है, ये कनेक्शन बनाता है इनके बीच में। ये कनेक्शन बना रहा है ना, क्लैंप लोडर को और डीएनए पॉलीमरेज को क्या कर रहा है, आपस में ये अटैच कर रहा है, यहाँ पे ये कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप, डीएनए पॉलीमरेज स्विचिंग। डीएनए पॉलीमरेज स्विचिंग की अगर हम बात करें तो कॉमनली यूकैरियोट्स के अंदर देखी जाती है। हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेनली डीएनए पॉलीमरेज 3 का यूज करा जाता है, जो एक प्रोसेसिव एंजाइम है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन जो है, उनका यूज करा जाता है, क्योंकि वो प्रोसेसिव है। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है, वो प्राइमेज की तरह यूज करा जाता है। वो आरएनए जो है, उसकी सिंथेसिस करता है, जो एक प्राइमर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखिए आप, नॉन प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज जो है, वो प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज जो है, उससे ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इनिशिएशन के अंदर हम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का यूज करते हैं, जो आरएनए जो है, उसके 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कर देता है। अगर वो डीएनए की सिंथेसिस करता है, ये गैप फिलिंग के लिए, एक तो ये आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करवा रहा है। लेकिन अगर हमें कहीं गैप फिलिंग करनी हो, तो हम तब भी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जब डीएनए की सिंथेसिस करवाता है, तो ये अराउंड 50 न्यूक्लियोटाइड जो है, उसकी सिंथेसिस करवाता है, जो गैप फिलिंग के लिए ठीक है। तो हम इसको गैप फिलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आरएनए जो है, उसकी सिंथेसिस करेगा, लेकिन ये नॉन प्रोसेसिव है। तो थोड़े टाइम बाद जब इलोंगेशन की प्रोसेस होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड जो है, उसके ऊपर तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा अल्फा की जगह डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड जो है, वो जनरेट किया जा रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है, ये प्राइमेज की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, ये नया प्राइमर जो है, उसकी सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस यहाँ से शुरू हुई, प्राइमेज ने डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है, इसने सिंथेसिस शुरू करी 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड। ये आरएनए जो है, उसका फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस हुई है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो है, उसका फॉर्मेशन हो गया। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या है, हमारे पास ये नॉन प्रोसेसिव एंजाइम है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसकी जगह पे या तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आ जाएगा, या फिर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आ जाएगा। और फिर क्या होगा, कंप्लीट जो है डीएनए की सिंथेसिस जो है, वो यहाँ पे कर दी जाती है। और कंप्लीट डीएनए की सिंथेसिस, यहाँ पे ये कंप्लीट डीएनए की सिंथेसिस जो है, वो हो जाएगी। पूरा का पूरा गैप फिल हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे हम डीएनए लाइगेज का यूज करके, ये जो गैप बचेगा इनके बीच में, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए लाइगेज जो है, वो इनके बीच में फॉर्म कर देगा, और कंप्लीट जो है एक न्यूली स्ट्रैंड जो है, वो सिंथेसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, ये शॉर्ट में दिखा रखा है कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है, वो यहाँ पे काम करेगा, लेकिन ये नॉन प्रोसेसिव है, तो थोड़े टाइम बाद ये हट जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा या फिर एप्सिलॉन जो है, वो उसकी एंट्री हो जाएगी, और वो कंटिन्यू जो है, वो सिंथेसिस करेगा।
अब यहाँ पे देखिए आप, हाउ ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर मैच्योर टू अ कंटिन्यूअस डीएनए स्टैंड इन प्रोकैरियोट्स, कि मतलब प्रोकैरियोट्स जो है उसके अंदर लैगिंग स्टैंड है, लैगिंग स्टैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंटिन्यूअस डीएनए स्टैंड के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कैसे बनाया जाता है, मतलब ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो कंटिन्यू एक स्टैंड जो है उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर जो है हमारे पास ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, ठीक है। हमें पता है कि जो डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एक बार, तो यहाँ पे देखिए आप पहले इस डायग्राम में देखिए, हमारे पास क्या है, ये हम टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम कर रहे हो, उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है नया स्टैंड जो है उसकी सिंथेसिस करी जा रही है। तो इधर हमारे पास एक नया स्टैंड जो है उसकी सिंथेसिस हो गई। यहाँ पे हमारे पास आरएनए डीएनए हाइब्रिड जो है वो प्रेजेंट, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। तो सबसे पहले आरएनएज एच जो है एंजाइम उसका यूज करा जाएगा। आरएनएज एच एंजाइम जो है इसके पास क्या होता है, यहाँ इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो ये इधर से क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करना शुरू करेगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देता है, लेकिन जो लास्ट जो बेस पेयर है, लास्ट जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड का जो ये होता है, ये बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि ये इसको रिमूव नहीं कर पाता है। इसके पास इसको रिमूव करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ये सिर्फ आरएनए डीएनए हाइब्रिड जो है सिर्फ ये उसको रिमूव कर सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास क्या होती है, उसके पास जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ये जो लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसको रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 या फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 का फिर यूज़ करते हैं गैप फिल करने के लिए। पूरा का पूरा जो डीएनए जो है उसको सिंथेसाइज करा जाता है और लास्ट में जो डीएनए लाइगेज जो है उसका यूज़ करा जाता है और गैप जो उसकी सीलिंग कर दी जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए आरएनएज एच है, ये क्या करता है, ये आरएनए को रिमूव कर देता है। जो डीएनए आरएनए जो ये हाइब्रिड स्टेट के अंदर जो होते हैं उसके जो आरएनए जो है उसको ये रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। लेकिन जो ये लास्ट जो प्राइमर का लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसको ये जो क्या करता है, ये रिमूव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे, क्योंकि आरएनए जो है उनके बीच में तो मतलब ये इजीली उनको ब्रेक कर देगा, लेकिन जो डीएनए आरएनए जो है इसके बीच में यहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डीएनए आरएनए के बीच में, तो ये इसको रिमूव नहीं कर पाता। इसको नहीं रिमूव कर पाएगा तो इसके लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज 1 की जरूरत पड़ती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और ये लास्ट का जो न्यूक्लियोटाइड है इसको ये रिमूव कर देता है। इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या यहाँ पे एक गैप फॉर्म हो जाता है। इस गैप की क्या करी जाती है, फिलिंग करी जाती है। तो गैप फिलिंग के लिए हम डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3 का यूज़ कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 तो प्रोसेसिव एंजाइम है, ये तो सिंथेसाइज करेगा ही, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये क्या करता है, ये शॉर्ट डीएनए जो है हमने पीछे भी देखा था कि निक सीलिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे पास एक गैप बन गया था, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, इस गैप को ये फिल कर सकता है, तो ये इस गैप को फिल कर देगा। और हमारे पास जो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है इसका जो एंड जो है 3 प्राइम एंड, इसको यूज करके क्या करेगा, ये इसको फिल कर देगा। फिल करने के बाद जो लास्ट वाला जो गैप बचेगा, डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये दोनों ओकाजाकी फ्रेगमेंट को क्या करेगा, ये आपस में जोड़ देगा। जोड़ने के बाद क्या होगा, हमारे पास कंप्लीट जो आरएनए जो कंप्लीट जो डीएनए स्ट्रैंड जो उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। तो लाइगेज क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो उसकी फॉर्मेशन करता है किसके बीच में, इधर हमारे पास ये 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, इधर ही हमारे पास 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में क्या करेगा, 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन कर देता है बाय यूजिंग एटीपी का ये यूज करता है। तो क्या करेगा, एटीपी का यूज करके डीएनए लाइगेज 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो उनको आपस के अंदर ये ज्वाइन कर देता है। उनको डीएनए लाइगेज क्या करता है, उनको आपस में ये ज्वाइन कर देगा। तो एक कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड जो उसकी सिंथेसिस हो जाती है।
जैसे आप ये यहाँ पे देखिए, इसके अंदर क्या होगा, हम गैप सीलिंग की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, ये इसके अंदर निक प्रेजेंट है, ये इधर क्या हो गया, निक प्रेजेंट है, ये 3 प्राइम एंड के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। हमें पता है डीएनए लाइगेज जो है ये 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट जो है इसके बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ATP की यूटिलाइजेशन होती है, ATP आएगा, ATP के अंदर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो ATP के अंदर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे आके अटैक करेंगे, तो यहाँ पे ये अटैच हो जाएंगे आके। तो ATP है, इसका पायरोफॉस्फेट जो है वो तो निकल जाएगा, ADP निकल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ AMP बचेगा, AMP जो है ये यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। तो AMP जो है ये हमारे पास एडेनिन मोनोफॉस्फेट हो गया, एक फॉस्फेट के साथ जो है ये आके बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद फिर क्या होगा, ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है, ये इधर जो 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये 3 प्राइम OH ग्रुप जो है यहाँ पे ये अटैक करेगा। अटैक करने से क्या होगा, AMP जो है वो रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद कंटिन्यूस डीएनए जो है इसकी सिंथेसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले AMP आएगा, मतलब एक फॉस्फेट आएगा, 2 फॉस्फेट जो है वो तो रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे AMP बन जाएगा। AMP बनने के बाद क्या होगा, इधर ये AMP का यहाँ से देखिए आप, ये क्या है, ये एक फॉस्फेट, ये देखिए आप यहाँ पे क्या था, हमारे पास ATP का यूटिलाइजेशन होता है, तो ATP जो है उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, 2 फॉस्फेट तो रिमूव हो जाएंगे, एक फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। फिर इधर जो हमारे पास दूसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो था, उसका 3 प्राइम OH ग्रुप क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये AMP को रिमूव कर देता है। AMP को अगर ये रिमूव कर देगा तो इसके बीच में फिर जो है ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ATP जो है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, कि ये याद रखना है, सबसे पहले हम RNase-H का यूज़ करते हैं। RNase-H क्या करता है, इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो DNA RNA जो हाइब्रिड स्टेट में होते हैं उसको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। लेकिन लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को ये रिमूव नहीं कर पाता, क्योंकि ये DNA के साथ ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये लिंक्ड रहता है। उसके लिए हमें DNA पॉलीमरेज 1 की जरूरत पड़ती है। DNA पॉलीमरेज 1 आता है, वो लास्ट के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद हमें गैप फिलिंग, यहाँ पे गैप जो बन जाता है उसको फिल करने की जरूरत होती है। गैप को फिल करने के लिए हम DNA पॉलीमरेज 1 या फिर DNA पॉलीमरेज 3 का यूज करते हैं। DNA पॉलीमरेज 1 या फिर 3 जो है इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए, उनकी क्या करी जाएगी, फिर बाद में इन दोनों ओकाजाकी फ्रेगमेंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करा जाएगा। ज्वाइन करने के लिए हम DNA लाइगेज का यूज करते हैं। DNA लाइगेज क्या करता है, ये 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट को यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन करके आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। ये 3 प्राइम OH ग्रुप के बीच में और 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के बीच में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम बात करें कि हाउ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर मैच्योर्ड टू अ कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड इन यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर कैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड के अंदर मैच्योर होते हैं। तो इसके लिए हमें RNase-H2 की ज़रूरत होती है, DNA2 की ज़रूरत होती है, FAN1 की ज़रूरत होती है। जैसे हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा था, वैसे ही RNase-H2 जो है ये एंडोराइबोन्यूक्लियस है, कि मतलब जो DNA RNA हाइब्रिड जो होते हैं उनको ये रिमूव करता है, बस लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ये रिमूव नहीं कर पाता, और ये एक नॉन सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। दूसरा अगर हम बात करें DNA2 की, DNA2 जो है ये एक हेलिकेज होता है, DNA रेप्लिकेशन हेलिकेज, और ये एंडोन्यूक्लियस की तरह भी काम करता है। ये क्या करता है, ये लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ DNA जो है उसको ये क्लीव कर देता है, जहाँ पे RPA दैट इज द रेप्लिकेशन प्रोटीन A जहाँ पे बाइंड होता है, ये उसको क्या करता है, ये क्लीव कर देता है, उसकी लॉन्ग स्ट्रेच जो है वो ये क्लीव करता है। FAN1 है, FAN1 एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक न्यूक्लियस है, इसके पास 5 प्राइम फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास डिफरेंट पाथवे प्रेजेंट होते हैं कि कैसे प्राइमर को यूकैरियोट्स के अंदर रिमूव करा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास RNase-H2 FAN1। RNase-H2 FAN1 मॉडल जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, हम RNase-H2 का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये DNA RNA जो हाइब्रिड स्टेट में होता है उसको कंप्लीट को रिमूव करता है, बस ये लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड बचता है वो FAN1 अपनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का यूज़ करता है और उससे इसको रिमूव कर देता है, और फिर DNA पॉलीमरेज डेल्टा जो है ये इस गैप को फिल कर देता है।
ये था हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेड कि इसके अंदर RNase-H2 जो है वो तो DNA RNA हाइब्रिड जो है उसको रिमूव करता है, FAN1 जो है वो लास्ट के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है अपनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से, और DNA पॉलीमरेज डेल्टा जो है ये कंप्लीट के कंप्लीट DNA की सिंथेसिस कर देता है। दूसरा जो है FAN1 के अंदर क्या होता है, इसके पास हमें पता है 2 एक्टिविटी होती है, एंडोन्यूक्लियस भी और एक्सोन्यूक्लियस भी। एंडोन्यूक्लियस तो इसके पास 5 प्राइम फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिससे ये अपना कंप्लीट का जो इसका जो DNA RNA हाइब्रिड जो होता है उसको कंप्लीट को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, और फिर अपनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से ये लास्ट के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा, और DNA पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो कंप्लीट DNA की सिंथेसिस करता है। थर्ड जो है वो है हमारे पास DNA to FAN1। DNA to FAN1 के अंदर इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे DNA to FAN1 जो है इसका यूज़ करा जाता है। DNA 2 हमने देखा था कि जहाँ पे RPA रेप्लिकेशन प्रोटीन जहाँ पे बाइंड होते हैं, DNA 2 क्या करता है, वहाँ से क्लीव कर देता है। तो DNA 2 क्या करेगा, जहाँ पे भी जो ये RNA DNA हाइब्रिड होता है और जहाँ पे हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, SSB प्रोटीन या RPA प्रोटीन, SSB तो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, RPA रेप्लिकेशन प्रोटीन A प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे क्या करता है, ये क्लीव कर देता है, और जो लास्ट का जो फ्लैप बचता है वो FAN1 जो है उसको वो कट कर देता है, और DNA पॉलीमरेज डेल्टा जो है कंप्लीट इसकी सिंथेसिस करते हैं। तो अपनी हेलिकेज एक्टिविटी से DNA 2 क्या करता है, RNA को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से फिर DNA पॉलीमरेज डेल्टा आता है, बाइंड करता है, अपना काम करता है, जहाँ पे भी RPA SSB जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैप जो है वो क्या करता है, जो लास्ट में फ्लैप बचती है वो FAN1 जो है वो रिमूव कर देता है, जहाँ पे SSB और RPA जो है वो बाउंड नहीं होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Thank you so much. Have a nice day.